नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। भिवानी की महिला टीचर मनीषा की मौत का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो हालिया बयान आपने सुने और देखे हैं, उनको देखकर सुनकर सबके मन में एक सवाल उठा है कि क्या सरकार ये राज जानती है कि मनीषा की मौत कैसे और क्यों हुई। बहुत कुछ कहा गया मनीषा की मौत के बाद, जब से मनीषा की लाश बरामद हुई थी 13 अगस्त को। उसके बाद से बहुत कुछ कहा गया इस मौत मामले को लेकर। आज मैं आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रही हूं, जो सूत्रों के हवाले से मैं जानकारी जुटा पाई हूं इस मौत मामले से जुड़ी हुई, जो अभी तक किसी ने ना बताई है ना कही है। असल में ये मौत का मामला जो था, जो सिलसिला था मनीषा का यहां तक पहुंचने का, मानसिक प्रताड़ना से मनीषा गुजर रही थी। पारिवारिक पहलू इसमें जुड़ा हुआ है। जी हां, पहले विजय गोटला जी ने इसी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ सबसे पहले प्रेम प्रसंग का मामला उठाया था कि प्रेम प्रसंग का मामला है। तब किसी को यकीन नहीं हुआ था, कहा था कि मनीषा का चरित्र हनन किया जा रहा है। लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगी कैसे पिता के बयान लगातार बदल रहे हैं। शायद आप भी वो कड़ियां जोड़ने में कामयाब हो पाए, आप भी ये मामला समझ पाए जिसको इतना पेचीदा बना दिया गया, किसे बचाने छुपाने की कोशिश की जा रही पूरे मामले में, वो बताने की कोशिश करूंगी। आपको बता दूं कि ये मामला 11 अगस्त से शुरू नहीं हुआ था। 10 जुलाई को मैं आपको ले चलती हूं। 10 जुलाई वो तारीख बताया गया है कि उस दिन मनीषा किसी लड़के से मिलने भाड़ड़ा गई थी। वो लड़का उसका क्लासमेट रहा है। पहली दूसरी कक्षा से जो जानकारी मिली है, पहली दूसरी कक्षा से दोनों साथ में पढ़ते रहे हैं, दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हुआ। हालांकि चरित्रहरण की बात आती, मैं यहां पर आपको साफ भी कर देती हूँ। जो सूत्र मेरे साथ जुड़े उन्होंने भी ये कहा कि लड़की पाक साफ थी, एक इनोसेंट प्यार दोनों के बीच में था। दोनों ही लड़का जो है माइनर है, बालिग नहीं है, तो शादी नहीं कर सकते थे, शादी करने का भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन दरअसल हुआ क्या, 10 जुलाई को जब मनीषा भाड़ड़ा में एक होटल में उस लड़के से मिलने गई थी, उसके बाद उसको वो घर आने में देरी हुई। पिता जब उसको वहां लेने पहुंचे, मैं बहुत लंबे विस्तार से बता नहीं सकती, पिता जब उसे लेने पहुंचे तो वो सिंघानी की बजाय भाड़ड़ा से आती हुई नजर आई। किस चीज में आई ये तो नहीं बता, लेकिन पिता ने सवाल किया कि तुम तो सिंघानी का बोल के आई थी कि मैं लेट हो जाऊंगी वहां से आते हुए, तो मैं तुम्हें लेने आया, तुम उधर से आ रही हूं। पिता ने काफी पूछा, दबाव डाला, वो सकपका गई कि चोरी पकड़ी गई आज, और घर ले जाकर बताया गया कि मारपीट भी उसके साथ हुई है। उससे पूछा गया है और थोड़ा बहुत उसने जो हिंट दिया है, लेकिन खुलासा पूरे मामले का तब होता है जब मनीषा के चाचा की लड़की को बुलाया जाता है, क्योंकि मनीषा के चाचा की लड़की और उसका गहरा संबंध था। कुछ दिनों से बोलचाल ठीक नहीं थी, रिश्ते दोनों के ठीक नहीं थे, और इसका भी कारण वो लड़का बताया गया जिसके साथ मनीषा बातचीत करती थी। जेलस फैक्टर इसके बीच में था कि मनीषा की चाचा की लड़की भी 1-2 दफा उससे बातचीत करते हुए, उसने भी 1-2 दफा बातचीत की है। तीनों एक दूसरे को जानते थे बड़े अच्छे से, और चाचा की लड़की जिसका नाम मुझे मालूम है, आसपास के लोगों को मालूम होगा, वो ये जानते थे कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग है। लेकिन अभी मनीषा ने उसे लड़के से दूर रहने को कहा था, तो बोलचाल उनकी ज्यादा अच्छी नहीं थी मनीषा के साथ। उस लड़की की जो कजन है, चचेरी बहन है उसकी, तो उसने ही उसका पासवर्ड दिया है, जिससे परिवार को उसकी चैट मिली है, लड़के के बारे में जानकारी मिली है, कौन लड़का है, कहां से है, सेम बिरादरी से, एक उसी जाति संबंध रखता है, साथ में दोनों पढ़े हैं। और 10 जुलाई को घर पे मारपीट होती है, कहासुनी होती है उसके साथ माता पिता की तरफ से। फिर पिता या माता की तरफ से मनीषा के मामा को ये बात बताई जाती है, क्योंकि बहुत परिवार ऐसे मामलों में दुखी हो जाता, परेशान हो जाता है, तो मामा की एंट्री यहां से होती है। बता दें कि मनीषा के सगे मामा नहीं है, मनीषा के माँ के मामा का लड़का है जो मनीषा का मामा लगा। वो 11 तारीख को, 11 जुलाई को ढाणी लक्ष्मण आता है। 11 जुलाई को मनीषा का मामा ढाणी लक्ष्मण आता है, ऐसा बताया गया है। कार से घर आता है और मनीषा से बातचीत होती है इस पूरे प्रकरण को लेकर कि कौन लड़का, कैसे मिले, क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है, कहां तक रिश्ता पहुंचा है, तमाम चीज जो होती होंगी। तो वो बातचीत होती है और मनीषा को कार में ले जाया जाता है कहीं दूसरी जगह पर, जहां उसके साथ मारपीट होती है। जानकारी यहां तक मिली है कि इस मारपीट के दौरान मनीषा के कान से खून बहा है, जो उसने कानों में पहना हुआ था वो उसकी वजह से, चोट की वजह से वो गिरा है, खींचा है, जो भी है, उसके कान में चोट है, कुछ और हिस्सों पर, ऊपरी हिस्सों पर चोट थी मनीषा के। और उसके बाद उसको समझाया बुझाया जाता है, धमकाया जाता है। फिर
11 जुलाई के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक मनीषा के साथ मानसिक प्रताड़ना बताया गया कि लगातार की जा रही थी। परिवार की तरफ से, मां की तरफ से, पिता की तरफ से लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और चचेरी बहन से जो जिस तरह से खुलासा हुआ, उससे भी वो बहुत दुखी थी कि उसने ऐसा मेरे बारे में घर बता दिया। लेकिन इस दरमियान मनीषा की चैट लगातार लड़के के साथ भी हो रही थी। आप ये भी सवाल कर सकते हैं यहाँ पर कि उसके पास इतना होने के बाद परिवार ने फोन क्यों छोड़ा, वो अलग पहलू है। लेकिन जो कड़िया जो जानकारी मेरे तक है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। 10 अगस्त को मैं आपको लिए चलती हूँ। इस बीच में मनीषा को कई बार ताने दिए या मारपीट भी हो सकता है कि बीच में हुई हो, लेकिन मारपीट का आज कहीं पर ऐसा कोई जिक्र नहीं सुनने को मिला। लेकिन प्रताड़ना हुई है, उसको परिवार की तरफ से ताने सुनने को मिले हैं कि इतना पढ़ाया लिखा है, पैसे फूके और तुम ऐसे ऐसे काम कर रही थी। तो 10 अगस्त के बारे में जानकारी कि मनीषा ने 9 बजे के बाद सुबह 2-2:30 बजे तक, देर रात तक उस लड़के से चैट की है। वो शादी करना चाहती, उस पर प्रेशर वो डाल रही थी कि तुम शादी करो, लेकिन वो बालिग नहीं है तो उसने बताया कि मैं शादी नहीं कर सकता, 2 साल तो पढ़ाई लिखाई करो, कुछ साल जब मैं बालिग हो जाऊंगा तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसने लगातार इस बीच में, जब से घटनाक्रम हुआ था 10 जुलाई 11 जुलाई वाला, वो लड़के के संपर्क में थी, उस पर दबाव भी डाल रही थी शादी को लेकर, हर तरह से परेशान थी। उसको ये भी था कि वो मेरा साथ नहीं दे रहा, घर में कोई मुझे समझ नहीं रहा, परेशान किया जा रहा है। लड़का जिसे वो प्यार करती, जिसे वो मिलने भी गई थी, वो भी उसका साथ नहीं दे रहा, और चाचा की जो बेटी थी उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो कई तरह से मनीषा बहुत परेशान थी। और जो कहा जा रहा है कि उसने 11 अगस्त का दिन भी इसलिए चुना इस बड़े कदम के लिए कि 11 जुलाई को उसके साथ बहुत कुछ हुआ था घर वालों की तरफ से। तो 11 जुलाई को, मैं नहीं कह रही कि वो आत्महत्या है या मर्डर है, लेकिन इतना तय है कि उसने दवाई खरीदी थी, उसकी फुटेज भी पुलिस तक पहुंची है। पुलिस ने छानबीन की, दुकानदार ने कबूल किया है कि उसने वहां से बच्चे दवाई ली थी। और ये मुख्यमंत्री मान चुके कि उसने वो दवाई कीटनाशक वहां से लिया था। और वो ये भी कह चुके मुख्यमंत्री कि फैमिली मैटर भी हो सकता है और झगड़े का विषय भी हो सकता है, कि फैमिली मैटर ही है। जो मेरे सूत्र बता रहे, पुख्ता सूत्र बता रहे, जो उसके परिवार के करीबी हैं। और मामा की भूमिका, पिता की भूमिका संदिग्ध है, उस पर मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, क्योंकि जो मामा बताए जा रहे हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी बताया जा रहा है। और कई संदिग्ध मामलों में कई मामलों में वो मतलब आरोपी बताए गए हैं। तो वो पहलू भी है। 2 मामा एक धरने पर रहते थे, एक बिहाइंड द सीन रहते थे, पर्दे के पीछे रहकर भी पूरे मूवमेंट को उन्होंने चलाया है। वो वहां के लोग जानते भी कि 2 मामा किनका मैं जिक्र कर रही हूँ, जो एक कमेटी में भी थे, शामिल थे। तो 11 अगस्त को मैं आपको इस बीच ले चलती हूँ। 11 अगस्त को मनीषा घर से निकली जरूर है, लेकिन ना तो नर्सिंग कॉलेज पहुंची है, उसने दवाई भी ली है, वो जहर उसने खुद पिया है, पिलाया है, ये जांच का विषय है, जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। और सरकार प्रशासन को बहुत कुछ हाथ लग भी चुका होगा अभी तक, यानी कि पुलिस को ये सब कुछ मालूमात नहीं है जो मुझे मालूमात लगा सूत्रों से। लेकिन आपको ये बता दूं कि उस नाबालिग लड़की को भी राउंड अप किया गया था, पूरी जांच में शामिल किया गया था, सब कुछ बकायदा बताया है। और जिस कॉलेज का जिक्र बार बार हो रहा है, उस कॉलेज को चलाने वाले जो संचालक, कई पार्टनर बताए गए हैं, उनको भी राउंड अप किया था, उनसे पूछताछ की गई थी। एक बड़ा खुलासा मैं यहाँ पर आपके साथ ये भी करना चाहती हूँ, नर्सिंग कॉलेज तक गई ही नहीं। मनीषा को 12 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज में जाना था, ये बात उसके पिता जानते थे। मनीषा के साथ साथ कुछ और लड़कियों को भी मनीषा ने जानकारी दी थी कि उसने रिसेप्शन का नंबर लिया था, वहां पर बातचीत हुई थी किसी और कॉलेज में, उन्हीं की ब्रांच यहाँ पर भी थी, कि मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ नर्सिंग में, मेरे साथ कुछ और लड़कियां, फीस अगर कम हो जाए, तमाम बातें हुई थी। और इस सब बातों को लेकर, क्लियर करने को लेकर मनीषा 12 अगस्त को वहां जाने वाली थी नर्सिंग कॉलेज। ये परिवार को मालूम था मनीषा के, लेकिन मनीषा नहीं गई। और बीच रास्ते फिर 13 अगस्त को आप लोगों को मालूम है कि उसका शव मिला था, और किस हालत में मिला था। उसने इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया था, लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था। दूसरी तरफ पिता ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। जन भावनाएं फिर इस पूरे मामले में जुड़ गई। और जब मनीषा का शव पहली बार भिवानी लेकर गए थे पोस्टमार्टम के लिए, उस वक्त धरना प्रदर्शन भी हुआ था। फिर ये धरना प्रदर्शन इतना बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका था। लेकिन मनीषा के पिता ने, आप लोगों ने सारे बयान देखे होंगे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, वो न्याय चाहते, इंसाफ चाहते हैं। फिर आया कि सुसाइड नोट जिसको कहते था, सुसाइड नोट जिसे कह रहे हैं, वो नोट है, उसमें कहीं मरने का जिक्र नहीं कि मरना चाहती थी मनीषा। उन्होंने परेशानी तो बताई थी कि वो परेशान है मानसिक रूप से, परिवार का मान सम्मान जो भी है वो बातें उसमें लिखी, आप लोगों के सामने वो सब कुछ है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ एक और बात साफ कर दूं कि रोमन भाषा को लेकर भी सवाल किया था, मैंने भी सवाल किया था कि उसने रोमन में क्यों वो नोट लिखा था, जिसे आप लोग सुसाइड नोट भी कह रहे हैं। तो उसको लेकर कहा कि वो लगातार, क्योंकि लड़के के साथ संपर्क में लंबे वक्त से थी, तो चैट करते थे लोग वो दोनों आपस में, और उससे रोमन लिखना उनके लिए, बच्चों के लिए ईजी रहता है। की पैड पे जो नोट वो
टाइप करते मैसेज, तो वो नोट पैड पे टाइप करते करते नोट पैड पे जो रोमन में लिखा, तो उसका तर्क ये दिया गया कि इससे उसने रोमन में लिखा है। ठीक है, मिलान हुआ है उस नोटपैड का, लेकिन वो मरने के लिए उसने सुसाइड नोट लिखा है, इसमें कहीं जिक्र नहीं कि वो मरना चाहती है। लेकिन परिवार को ये सब बातें मालूम थी कि उसका कहीं प्रेम प्रसंग है, उसके साथ मारपीट की बात भी सामने आई कि मारपीट हुई है। और दवा खरीदने वाली बात है कि पहले दवा खरीदने वाली बात क्यों नहीं आई। 13 तारीख को जब शव बरामद हुआ था, उस दुकानदार ने उस अपने गांव के सरपंच के साथ ये जिक्र किया था कि वो लड़की आई थी, उसके साथ उससे कीटनाशक लेकर गई है। लेकिन सरपंच ने कहा कि अब इस मामले पर ना बोलो, मामला काफी गंभीर है। और पुलिस ने जब ये पोस्टमार्टम हुआ, जहर मिला, लड़की के अंदर अंश मिला जहर का, तो उसे राउंड अप किया। पहली बार उसने मना किया, लेकिन दोबारा जब राउंड अप किया और सख्ती से पूछताछ, कहा यह भी जा रहा है कि 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, जो भी है, तो सख्ती से पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि ये सब वो आई थी और कीटनाशक लेकर गई है, पिया पिलाया, ये जांच का विषय है, लेकिन वो लेकर यहाँ से गई थी। दूसरा कि कमेटी के लोगों को भी ये सारी बातें मालूम थी। ये कमेटी के अंदर के लोगों ने बताया कि ये सब बातें उनको मालूम थी कि मनीषा के साथ ऐसा घर परिवार में 1 महीने से करीब ये सब कुछ चल रहा था, परिवार के साथ ये सब कुछ चल रहा था। वो परेशान थी, उसको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, मारपीट भी उसके साथ हुई है। और फिर भी कमेटी ने आकर लोगों को सच्चाई नहीं बताई। वो कह रहे कि हमारे ऊपर दबाव था। अब कमेटी के लोग छुपे हुए हैं, कैमरे के सामने आकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन तमाम बातें वो बता रहे हैं कि कमेटी पे दबाव था, जन आंदोलन था, लोग सुनने को तैयार नहीं थे, जो सच्चाई थी। और पिता ने भी उनको बार बार गुमराह किया, क्योंकि आप लोगों को सबको याद होगा जब प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी और पिता ने मीडिया में रात को आकर कहा था कि हाँ ये आत्महत्या, प्रशासन का कि आत्महत्या है और उसका संस्कार करवाएंगे, तो पिता ने भी आकर बयान दिया था कि हम बस प्रशासन के साथ बातचीत से संतुष्ट हैं और ये आत्महत्या है, लड़की ने ऐसा कदम उठाया है, कल हम अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बेटी का। लेकिन उसके बाद अचानक से अगले दिन सुबह आकर उन्होंने कहा कि कमेटी ने दबाव बनाया, मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है। तो पिता के बयान लगातार, इसमें कई बार बयान बदले। पहले वो कह रहे कि हैवानियत हुई है, गलत हुआ है, न्याय चाहिए। फिर जब कमेटी के साथ बातचीत हुई प्रशासन की, तो कहा कि आत्महत्या वो संस्कार करेंगे। अगले दिन आकर पिता कहते हैं मनीषा के कि नहीं, दबाव था, अंतिम संस्कार नहीं होगा, 2 मांगे हैं, सीबीआई से जांच हो, तीसरी बार पोस्टमार्टम शव का कराया जाए और उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। तो यही से शक तो था। दूसरा कि धरनास्थल पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि एसपी साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि दोषी जो है 100 मीटर के दायरे, 200 मीटर के दायरे में हो सकता है, धरने पर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर के दायरे में भी हो सकता है। हम जांच कर रहे हैं और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बेकसूर को हम छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं। और ये बात रवि आजाद जो कमेटी के मेंबर थे उनकी तरफ से भी कही गई थी कि हो सकता है यही आसपास में वो दोषी हो। तो कुल मिलाकर शक भी था पुलिस को, कमेटी को, जांच भी आगे बढ़ रही थी, लेकिन कई तरह का दबाव भी था। जन आंदोलन क्योंकि बन चुका था, कमेटी के लोग पता नहीं किस वजह से इस बातें नहीं बोल पाए। लेकिन अगर ये बात अभी भी बोली जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, मनोहर लाल की तरफ से भी, कि होगा तो कोई लोकल ही होगा, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धरने पर कौन कौन था। कमेटी के लोग के अलावा उनके परिवार के लोग थे। कॉलेज वाला एंगल पहले से नकारा जा चुका कि इस पूरे मामले पर राजनीति की गई, क्योंकि आप लोगों को यह भी ध्यान होगा कुछ वक्त पहले स्थानीय कांग्रेस जो विधायक है उनके साले हनुमान का एक कॉलेज था और वहां पे एक दलित लड़की ने सुसाइड किया था कि उसे तंग परेशान किया जा रहा, फीस नहीं भर पाई, एग्जाम में नहीं बैठने दिया, इससे वो मानसिक रूप से परेशान थी, उन्होंने सुसाइड किया। उसमें हनुमान के बेटे राहुल को अरेस्ट भी किया था और मामला काफी गरमाया। कल इस वजह से जोड़ा गया हो पुराने मामले को लेकर, और क्योंकि राजनीतिक लोग भी इस जन आंदोलन में घुस आए थे मनीषा को इंसाफ के बहाने कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब राजनीतिक लोग आते तो जाहिर तौर पर दबाव तो पड़ता है सरकार पर, और कई मामलों में ये ठीक रहता है, कई मामलों में सिर्फ मामले को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया जाता है। कुछ आंदोलन जीवी भी इसमें थे, कुछ इन्फ्लुएंसर थे जो शायद अपने आप को दिखा रहे थे, कुछ भाषणबाजी वहाँ से ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। सरकार पर ये दबाव था, प्रशासन पर, कि ये आगजनी ना हो। लोग आक्रोशित थे, गुस्से में थे, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वहाँ माइक से कही गई थी कि लड़की के अंग निकाल लिए हैं, बच्चेदानी तक नहीं है। तो बरगलाने की कोशिश भी बहुत की गई। वहां से जो प्रचारित किया जा रहा था वो गलत तरीके से किया जा रहा था। परिवार की चुप्पी, पिता के बयान कुछ और कह रहे थे और वो बयान लगातार बदल भी रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं। आप सवाल उठा सकते, चरित्र हनन किया जा रहा है, सारे मामले में लीपापोती हो रही, सरकार का दबाव है। फिर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने क्यों कहा कि
अगर ये आत्महत्या है तो दोषियों को पकड़ा जाएगा, दोषियों को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं, सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे मामले को पर्सनली। बड़ौली साहब जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा दोषियों को राउंड अप गिरफ्तार किया है, वो राउंड अप किया गया था। मुख्यमंत्री अब खुद मान ही गए हैं कि पारिवारिक मैटर भी हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे कि लोकल को इसमें निकलेगा, अगर निकलेगा तो जांच चल रही है। अगर इसमें पुलिस की भूमिका सबसे खराब नजर आई मुझे, ये मेरा निजी विचार है, क्योंकि जो हमने पूरा एपिसोड देखा उसमें और बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को संभाला जा सकता था। और जब सरकार का दखल हुआ तब तक मामला बहुत पेचीदा हो चुका था, इसमें जनभावनाएं जुड़ गई थी और सरकार की तरफ से जो बयानबाजी हुई उसको लेकर भी फिर राजनीतिक चश्मा पहनकर उसको देखा गया। लेकिन अब पुलिस जांच हो या सीबीआई जांच हो, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो जानकारी उन लोगों को जिनसे मुझे मिली है, तो जाहिर तौर पर ये जानकारी पुलिस और प्रशासन साथ में सरकार के पास भी होंगी, तभी इस तरह से बयान भी अब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के सामने आए हैं। तो परिवार का ही कोई हो सकता है, ये तो जांच के बाद साफ होगा कि हो सकता है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मनीषा 1 महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही थी, मनीषा परेशान थी। मैं फिर कहूंगी कि अगर आत्महत्या भी है तब भी ये हत्या है, इसमें दोषी फिर भी होंगे, क्योंकि आत्महत्या कोई खुशी खुशी नहीं करता। जहर पिया है, पिलाया गया है, ये भी जांच का विषय है। जो आप लोगों के बाकी सवाल थे गले को लेकर और कुत्तों के झुंड को लेकर जो बातें सामने आई थी, कॉलेज वाला मैटर पहले से आपको बता दिया है कि इसमें राजनीति हुई थी। लेकिन आत्महत्या है तब भी दोषी हैं, क्योंकि उसको वहां तक किसने मजबूर किया। अगर सिर्फ आत्महत्या है, उसने खुद वो कीटनाशक पिया है, वो जहर पिया है, तो तब भी उसके पीछे तो कोई होगा, उसको उकसाने वाला, उसको प्रताड़ित करने वाला। वो लोग कौन लोग हैं, परिवार में से कौन लोग हैं, ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि ये मैटर था जिसको हैवानियत, रेप, गैंग रेप और अंग तस्करी से जोड़ने की कोशिश की गई। अब ये पुलिस प्रशासन सरकार देखे कि ऐसा जिन्होंने प्रचारित किया, वहां से प्रसारित किया, उन पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि आगे कोई इंसाफ की लड़ाई लड़े तो इस तरह से ना लड़ी जाए, उसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए, अपने तरीके से उसका इस्तेमाल उस मंच का ना हो। और बहुत सारे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे। कई बार होगा कि कुछ मनीषा ऐसी होंगी जिनको न्याय के इंसाफ की जरूरत होगी, जन आंदोलन की जरूरत होगी, तो लोग नहीं खड़े होंगे जिस तरीके से मनीषा के इंसाफ के लोग इस बार खड़े हुए थे। लोग जन भावनाएं जुड़ी हुई थी और जिस तरह से रूप लिया इस पूरे मामले ने वो बेहद दुखदाई है। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये पता लगाया जाना चाहिए कि अगर कोई अपना है तो वो क्यों है, क्यों इस पूरे मामले को घुमाया गया, क्यों पिता के बयान बदलते रहे, क्या पिता किसी को बचा रहे थे या खुद अपना बचाव कर रहे थे, इसमें परिवार के कोई स्थानीय लोग हैं तो वो कौन लोग हैं, ये जल्द से जल्द साफ होना चाहिए। और ऐसे मामलों में आगे भी सरकार, पुलिस प्रशासन सबको गंभीरता दिखानी चाहिए, इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो तो गनीमत रही कि इस पूरे मामले में किस तरह की आगजनी नहीं हुई, लोगों में जिस तरह का गुस्सा था कुछ भी हो सकता था। लेकिन मनीषा के इंसाफ की लड़ाई अभी अधूरी है, मनीषा को अभी इंसाफ नहीं मिला है।